जानबूझकर मैंने ऐसा लिबास पहना जो शायद मैं कभी जिंदगी में पहनने का सोच भी नहीं सकती थी। और इस सब के पीछे एक मकसद छुपा हुआ था। मुझे इम्तिहान लेना था कि मेरा नौकर मुझसे कितना वफादार है। और फिर एक शाम मेरे नौकर ने सारी हदें पार कर दी और जो कुछ हुआ वह मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। शायद ये वाकया, ये कहानी सुनने वाले को कुछ अजीब लगे, लेकिन ये सब कुछ ऐसी दुनिया में होता है और हो रहा है। कहानी मेरे एक दूर के रिश्तेदार की है जो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह उसने अपने नौकर का इम्तिहान लिया और उसके नौकर ने उसके साथ क्या किया। ये वाकई मैं उन्हीं की जुबान सुना रही हूँ। मेरा नाम कुलसुम है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता वो पागल हो जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में होते थे। जो भी आदमी एक बार मुझे देखता तो वह पल के झपकना भूल जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुई थी। ना ही रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही मेरे हुस्न में कोई कमी थी। मैं 15 साल की उम्र की थी और कोई भी मुझे अपनी निगाहों से देखता तो झुकना भूल जाता। मैं घर से निकलती तो सारे आदमी की नज़रें मुझ पर जमी होती। मेरे इसी उठान और खूबसूरत जवानी की वजह से मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र सताने लगी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्द से जल्द मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था जहाँ रिश्तों ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और मेरे माँ बाप भी मेरी शादी के बाद ऐसे ही एक आज़ाद ज़िंदगी चाहते थे। मेरे बाप ने अपने एक कारोबारी दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी और मैं अपने पति के बड़े से बंगले में चली आई। मेरा पति भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े हुए थे तो लोगों की नज़रें हम पर ढेर सी जाती। हर कोई हमारी जोड़ी की खूब तारीफ करता और नज़र लगाता और मैं सोचकर खुशी से पागल हो जाती कि भगवान ने मेरे हिस्से में सारी खुशियाँ लिख दी है। अपने माँ बाप के घर पर मैं तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब मुझे अमन की मोहब्बत ने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं भूल गई थी कि आजमाइश भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरी और अमर की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन भगवान ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। मेरे सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के जब ये काफ़ी हद तक बदलाव भी आ गया था। उन 3 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती कि मैं कब उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊंगी और वे खुशी में झूम उठे। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अदा की जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारे गोद में कोई खुशी नहीं आई तो मेरी सास ने अमर से दूसरी शादी करने का कहा और अमर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया। लेकिन रोज़ रोज़ की बढ़ती हुई जिद के दबाव की वजह से वह मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी ये सोच कुछ ही दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन अमर ऑफिस से घर लौट रहे थे कि ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का हादसा हो गया और वे वहीं पर ही मर गए। 22 साल की भरी जवानी में ही मैं विधवा हो गई। इतने बड़े बंगले में मैं अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारती, यही सोचकर मैंने कुछ दिन गुजारे। अपने माँ बाप के घर चली आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि विदा होने के बाद बेटियां पराई हो जाती है। बिल्कुल सच ही कहते हैं। लेकिन कुछ महीनों में ही मेरी भाभीियों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। उनके लिए मैं सिर्फ बोल के सिवा और कुछ नहीं थी। अपने ख़ानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वे मेरे लिए लेकर आने लगी। अभी तो मैं अमर की मौत के गम से भी बाहर नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में मैं कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि लोग मुझे चंद दिनों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि मेरा सास से उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। उनके रवैयों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं अमर के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। तन्हा ज़िंदगी गुजारना इन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पीठ पीछे मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते थे। मैं अपनी माँ के घर से वापस अपने बंगले में वापस आ गई। अमर का कारोबार बाबा ने संभाला हुआ था और खर्च की एक रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाजों में पली बड़ी थी, इसलिए कामकाज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही नौकर काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी नौकरानी मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसने मुझसे छुट्टी की रिक्वेस्ट की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि उसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वह कहने लगी, बीबी जी मैं गाँव जाऊँगी तो वहाँ से अपने भाई को भेज दूँगी, वह आपके सारे कामकाज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुलाओ और फिर चली जाना,
ताकि उसे काम भी बता सको। वह फौरन मान गई और उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया। उसका भाई एक 17 साल का खूबसूरत और जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कि कोई 13 साल या 14 साल का बच्चा होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी नौकरानी ने उसे घर का सारा काम समझा दिया था। वह लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेजी से हाथ चलाकर सारे कामकाज कर रहा था। 2 दिन में उसकी बहन ने उसको सारा काम समझा दिया और उसके बाद वह मुझसे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर गांव चली गई। दरअसल बीमार तो वह थी ही, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और शायद वह दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली थी। मेरी नौकरानी चली गई और उसका भाई बंगले के सर्वेंट वाले रूम में ही रहने लगा। ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मैं ज्यादा नौकरों की झंझट भी पालना नहीं चाहती थी। उस नौकरानी के भाई का नाम यश था। अगली सुबह यश नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर मौजूद हुआ। मैं रोजाना सुबह 10 बजे ही नाश्ता करती थी। मैंने उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। वह मेरा नाश्ता साइड टेबल पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वह 17 साल का था, लेकिन शायद गांव के हालात ने उसे उम्र से ज्यादा ही बड़ा कर दिया था। वह एक भरपूर और बहुत ही बड़ा आदमी नजर आता था। जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वह मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था। यह सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा था कि मैं भी जवान हूँ और वह भी मेरी खूबसूरती पर। वैसे ही बहुत से आदमी मरते थे, कहीं यश की नीयत भी ना बदल जाए। मैंने बिना सोचे समझे ही एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया, जबकि मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि मैं खुद भी एक जवान विधवा हूँ और इतने बड़े घर में तन्हा हूँ। मैंने यश को दिन भर के ढेर सारे काम बता दिए थे और वह फौरन ही कामों पर लग गया था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर एक अजीब सा वहम छा गया था। मैंने सोचा था कि किसी ने भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर लूं और फिर यश को निकाल दूंगी। मुझे अपने घर से आए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मसरूफ़ थे कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास भी नहीं रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे। उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं नौकरानी के लिए किससे कहूँ। और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त मुझसे मिलने के लिए चली आई। वो शादी होकर बाहर शहर गई थी और अब छुट्टियों में वापस आई थी, तो उसे मेरे बेवा होने की खबर मिली थी। मैं उसके गले लगकर बहुत ही ज़्यादा तड़पी। मेरी बर्बादी की दास्तां सुनकर वह भी बहुत दुखी हो गई थी। काफ़ी देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद नौकरानी को ढूंढ रही हूँ। यश को देखकर वो कहने लगी, ये लड़का है तो सही और काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है नई नौकरानी ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले सवालों के बारे में बताया तो कहने लगी, पूजा तुम भी क्या बेवकूफ़ वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि उसकी बहन सालों से तुम्हारी वफादार नौकरानी है और यश भी बहुत शरीफ है, और फिर खुद ही परेशान भी हो रही हो। मेरी मानो तो वही नौकरानी की झंझट में ना पड़ो। आजकल की नौकरानियां कुछ कम नहीं हैं, बेहिसाब छुट्टियां करती हैं और दूसरी बात ये कि एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती है। तुम तो वैसे ही अकेली रहती हो, भगवान न करे कि कहीं तुम्हें वह नौकरानी कोई नुकसान पहुंचा दे। अपनी दोस्त की बात सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गई। ठीक ही तो कह रही थी वो। यश पर तो मैं फिर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन बिल्कुल नई नौकरानी पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते वो कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो यश का टेस्ट ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसकी बात मुझे कुछ समझ आ गई थी। उसका मशवरा मुझे ठीक ही लगा था। मैंने सोचा कि मैं एक बार यश का टेस्ट लेती हूँ और अगर वह पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगी, क्योंकि ना ही उस बंगले को छोड़ने का मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे भी इस बात का यकीन आ गया था कि कुदरत ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी है, तो फिर दूसरी शादी करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता। इसलिए मैंने अकेले ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया था और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए थे। वह दोनों ही जल्दी से जल्दी मेरी दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे और मैंने साफ साफ कह दिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी मर्द की कोई जगह नहीं है। मैंने तन्हा रहने का फ़ैसला भी कर लिया था और यश का इम्तिहान लेने का भी सोच लिया था। मैं पैसा और इज्जत दोनों ही मामले में उसका टेस्ट लेना चाहती थी। इसलिए शाम के वक्त मैंने जानबूझकर बहुत सारे पैसों से भरा हुआ बैग किचन में छोड़ दिया और खुद अपने घर से निकल पड़ी। मैं देखना चाहती थी कि उस बैग के साथ क्या करेगा। 2 घंटे तक मैं बाजार में घूमती रही। घर का जो भी ज़रूरी सामान लेना था लेकर मैं घर पहुंची।
तो वह बैग वहाँ पर मौजूद नहीं था। यश भी मुझे घर में कहीं नजर नहीं आया था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं सारा सामान लेकर अपने कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह बैग मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे के सारे पैसे वही मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून हुआ कि यश की नीयत पैसों पर खराब नहीं है, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उसे पता ही ना हो कि इसमें पैसे हैं। इसलिए मैंने दूसरी तरह से उसका इम्तिहान लेने का सोचा। रात होने से पहले यश सारे घर पर एक नज़र डालकर अपने रूम में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे को उसके रूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए। मुझे यकीन था कि ये पैसे यश की नज़रों में ज़रूर आएंगे। मैं अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई थी और मुझे सुबह का इंतज़ार था। मैं देखना चाहती थी कि इस इम्तिहान में वह किस तरह पास होगा, या फिर मैं सोचती रही और सारी रात शायद मुझे इंतज़ार में नींद ही ना आई। लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। मुझे कमरे में आए हुए ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। पहले तो मैं हैरान हुई, लेकिन यश की आवाज़ सुनकर मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। वह सर झुकाए कमरे में आया और मेरे आगे पैसे रख कर कहने लगा कि ऐसे मेरे रूम के रास्ते पर पड़े हुए थे और ये उसके नहीं है। यश की वफादारी ने मुझे हैरान कर दिया था। वे पैसे तकरीबन 2 लाख के बराबर थे। मैंने यश से कहा कि ये पैसे मेरे भी नहीं हैं, तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते हो। मैं उसे उसकी वफादारी का इनाम देना चाहती थी। यश हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम, मैं हलाल की कमाई खाता हूँ। मैं नहीं जानता ये पैसे आपके हैं या किसी और के, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें किसी सूरत में भी नहीं रख सकता। वह खाली हाथ वापस चला गया था और पैसे मेरे सामने पड़े रह गए थे। मेरा दिल इस बात पर राजी हो गया था कि यश की नीयत बिल्कुल साफ है और वह कभी भी मेरे किसी भी कीमती चीज़ को हाथ तक नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी और वह थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। ये बात मैं भी जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अगर यश इस बात को पार कर जाता तो वह हमेशा के लिए मेरा वफादार मुलाजिम बन जाता। और यही सोचकर मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी और मेकअप कर लिया। जबकि विधवा होने के बाद से मैंने कभी इतनी मेकअप नहीं किया था। मैंने एक नज़र आईने पर डाली तो मैं कयामत ढा रही थी। मेरी नज़रें अपने ही हुस्न पर ठहर नहीं पा रही थी। तो यश कैसे मेरी इस खूबसूरती को बर्दाश्त कर सकता था। मैं पूरी तरह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और यश से कहा कि वह शाम की चाय लेकर मेरे साथ ही बैठ जाए। यश सर झुकाए शाम की चाय लेकर आया तो मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने सामने ही बैठा लिया और उससे उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वह कभी कभी मुझे नज़र उठाकर देखता और फिर फ़ौरन ही नज़र झुका लेता। मुझे उसका अंदाज़ा बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने एक बार भी नज़र भर के मुझे नहीं देखा था। यश मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह इज्जतदार और शर्म हया वाला हो। सच तो यही था कि मैं यश के किरदार से बेफिक्र हो गई थी। वह वाकई एक बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन मैं कुछ दिन और उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। इसलिए हर दिन मैं नए कपड़े पहना करती थी और कभी उसे ड्राइंग रूम में अपने पास बिठा लेती तो वह कभी गार्डन में। एक दिन रात के वक्त मैं उसके रूम के पास पहुंच गई और उसे आवाज़ देकर बाहर बुलाया तो वह फ़ौरन ही चला आया। मैं गुलाबी रंग की नाइटी पहने हुई थी। मुझे यकीन था कि यश मुझे एक नज़र भर कर ज़रूर देखेगा, लेकिन मैं आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने यश से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, वह मुझे कॉफ़ी बना कर दे दे। वह मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे किचन के दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नज़रें यश पर जमी हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह कॉफ़ी बनाने में मगन था। उसने कॉफ़ी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह चौंका कर रख दिया था। वह किसी तरह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा गया था। ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। शायद वह मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में जितने भी आदमी आए थे वे जब भी मुझे देखते तो नज़र झुकाना भूल जाते थे। एक शाम में मैंने ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि यश मुझ पर नज़र नहीं डालेगा। मेरी सफ़ेद रंगत उस काले लिबास में पूरी तरह खुल रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गई और मैंने जानबूझकर यश को कमरे में बुला लिया और वह सर झुकाए कमरे में आ गया था। मैंने उसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, वह मेरा सर दबा दे। वह मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज यश का इम्तिहान ख़त्म हो गया। वह बहुत ही अच्छा शख्स है और अब मुझे उसे आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचानक ही यश ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वह पूरी तरह बेकाबू हो गया था।
और उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दी और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया। वह नजरें झुकाए कह रहा था, मैडम मैं अब आपके पास काम नहीं कर सकता हूँ। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ और अपने आप पर काबू रखता हूँ, लेकिन आपकी हरकत और ये कपड़े मुझे मेरे ईमान से भटका रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ और कुदरती तौर पर मुखालिफ की तरह कदम रखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा रखा है। लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में तन्हा रहते हैं। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैंने खुद पर काबू रखा है, लेकिन कहीं किसी दिन मैं अपने आप पर काबू ना कर पाया और ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि जिंदगी भर अपने आप से भी नजरें ना मिला सकूं। वह लंबा चौड़ा जवान मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी से गहरे समुद्र में जा रही थी। तो वह इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसके साथ गलत हरकतें करने लगी थी। न जाने मैं उसका इम्तिहान ले रही थी या खुद को उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह ठीक ही तो कह रहा था। अगर किसी कमज़ोर लम्हे में वह अपने आप पर काबू ना रख पाया और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता तो मैं अपनी इज्जत भी गंवा बैठती और उसे भी बदकिरदार समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी खुद की ही थी। वह वापस जाने की इजाज़त मांग रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद ही नाकाम हो गई थी। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। यश कहने लगा, मैडम आप खूबसूरत भी हैं और जवान भी। आपको मेरे जैसे लड़के को नौकर रखने की बजाय किसी अच्छे और नेक आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि अब मेरा एतबार रिश्तों पर से हट गया है, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ रिश्तों और जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। मेरे अपने माँ बाप 2 दिन पहले ही कुछ महीनों के लिए मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चले गए थे। वैसे भी वह लोग जब तक यहाँ आए थे तब तक भी उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर ही था। यश कहने लगा कि आज नहीं तो कल आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। मैं कुछ अरसे तक आपके पास नौकर रहने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे नौकर का इंतज़ाम जल्दी कर लीजिएगा। मैं एक गहरी सांस भर कर रह गई थी। मैंने अपनी नादानी से एक वफादार नौकर को खो दिया था। मैं जान गई थी कि अब वह किसी भी सूरत हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद यश ने ही गांव की एक लड़की को मेरे पास नौकरानी बना कर रख दिया था और ख़ुद मुझसे अलविदा मुलाकात करके हमेशा के लिए गांव लौट गया था। आज भी मैं जब यश को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती है। वह आज के दौर में एक ऐसा नेक इंसान था जिसने कई बार मौके मिलने के बावजूद भी कभी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। एक बात मैंने अच्छी तरह समझ ली थी कि हर रिश्ता आजमाने के लिए नहीं होता। कभी कभी हमारे आजमाने का तरीका दूसरे इंसान को हमसे दूर कर देता है। कुछ रिश्तों पर बिना आजमाए एतबार कर लेना चाहिए। मैं पहले ही दिन से जानती थी कि एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया था। मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने कीमती रिश्तों को जानबूझकर कभी ऐसी आजमाइश में न डालें जिनकी वजह से आपको उन्हें खोना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।